हाय एवरीवन, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये सेक्शन बोलता है कि हर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, टोटल इसमें 13 सब सेक्शंस हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है सब सेक्शन। ये क्या बोलता है? एवरी कंपनी टू हैव ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्यों भाई, डायरेक्टर क्यों चाहिए कंपनी में? कंपनी को चलाने के लिए चाहिए। कौन बन सकते हैं डायरेक्टर? इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स नहीं बन सकते हैं। 149(1) क्या बोलता है कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहिए। क्यों चाहिए? कंपनी चलाने के लिए। कौन बन सकते हैं? इंडिविजुअल्स। कितने डायरेक्टर? कितने? मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट कंपनी में 2, ओपीसी में 1। ये मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं कोई कंपनी में? 15 हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। इफ़ यू वांट कि नहीं मुझे 15 नहीं, मुझे 20 चाहिए, तो आप एसआर पास कीजिए, ए लिमिट को बढ़ा दीजिए। ठीक है, मिनिमम कितना है? 3:1। मैक्सिमम आप 15 रख सकते हैं। आप ओपीसी में भी 15 रख सकते हैं मैक्सिमम, प्रोवाइडेड कि आप एक एसआर पास कीजिए और आपके नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है, ये जो अब जस्ट मैंने बोला कि मैक्सिमम नंबर 15 है, 15 से ज़्यादा चाहिए तो एसआर पास कीजिए, ये वाला प्रोविज़न गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी पे लागू नहीं होता है। मीनिंग अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, कोई सेक्शन 8 कंपनी है, वो चाह रही है कि मेरे कंपनी में मोर देन 15 डायरेक्टर्स हो, तो वो विदाउट पासिंग एसआर वो लिमिट को बढ़ा सकती है। ओके, प्रोवाइडेड वो सेक्शन 92 और 137 कंप्लाइंट होना चाहिए। सेक्शन 92 में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है अपने को। 137 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना होता है आरओसी में। अगर ये 92 137 कंप्लाइंट है तो उसको एसआर वाला प्रोविज़न नहीं लगेगा। किसको? गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी को। अब देखिए, एक कोई कंपनी है तो वो लोअर लिमिट लगा सकती है मैक्सिमम डायरेक्टर के ऊपर। मीनिंग क्या? अब सपोज कोई कंपनी बोलती है नहीं मुझे 10 डायरेक्टर ही चाहिए मैक्सिमम। ठीक है भाई, आप एओ में मेंशन कर दीजिए, आप पे लोअर लिमिट लग जाएगा। आप मैक्सिमम नहीं रख सकते हैं। आप एओए में ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं मैं मैक्सिमम 20 डायरेक्टर रख सकता हूँ। नहीं, उसके लिए फिर आपको एसआर ही पास करना होगा, आपको। ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने को वुमेन डायरेक्टर के बारे में। कंपनीज एक्ट ने कुछ कंपनीज प्रिस्क्राइब किए हैं रूल 3 में कुछ कंपनीज प्रिस्क्राइब किए हैं। किसने? कंपनीज एक्ट ने। और उसको बोला है कि आपके कंपनी में एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर चाहिए प्रिस्क्राइब्स कंपनी में। और प्रिस्क्राइब कहाँ किए हैं? रूल 3 में किए हैं। आइए देखते हैं। अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर रखना होगा। अगर आप लिस्टेड कंपनी नहीं है, कोई अदर पब्लिक कंपनी है, देन आपकी लिमिट देखी जाएगी, आपकी पीटी की लिमिट देखी जाएगी। अगर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आप पे लायबल हो जाएंगे। किस चीज़ के लायबल हो जाएंगे? कि आप अपने कंपनी में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर रखिए, या नहीं तो आपका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, देन आप लायबल हो जाएंगे। किसके लिए? कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर रखने के लिए। ये लिमिट कब देखेंगे अपन? पीटी की लिमिट जो 100-300 की लिमिट कब देखेंगे? लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, जब की लिमिट देखना है अपने को, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की। अब देखिए, अगर बीच में वैकेंसी आ जाती है, इंटरमिटेंट वैकेंसी आ जाती है, किसकी? वुमेन डायरेक्टर की, तो अपने एक्ट ने टाइम लिमिट दिया है। वैकेंसी जिस दिन हुई वहाँ से 3 मंथ्स, या नहीं तो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर। इतने टाइम पीरियड में आपको वैकेंसी फिल करना है। किस चीज़ की वैकेंसी? वुमेन डायरेक्टर की। अगर वुमेन डायरेक्टर की ऑफिस में इंटरमिटेंट वैकेंसी आ जाती है, यानी कि बीच में वैकेंसी आ जाती है। बीच में वैकेंसी क्यों आती है? ये बीच में क्यों आती है वैकेंसी?
दो रीज़न की वजह से आती है, या तो वो रिज़ाइन करके चले गई होंगे या नहीं तो उनकी डेथ हो गया होगा उनका। ये दो रीज़न की वजह से आपको वैकेंसी आती है। तो उसके लिए लॉ ने हमको टाइम लिमिट दिया गया है 3 महीना फ्रॉम वैकेंसी, या नहीं तो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। ओके, नेक्स्ट है, अगर ये कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो विद इन 6 मंथ्स के ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन आप ये वाले प्रोविज़न से कंप्लाई कीजिए। कौन से प्रोविज़न से? वुमेन डायरेक्टर वाले प्रोविज़न से विद इन 6 मंथ्स ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन आपको कंप्लाई करना होगा। क्या कंप्लाई करना होगा? एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर वाला प्रोविज़न कंप्लाई करना होगा। देखिए, उसके बाद ये इंडिपेंडेंट वाला एक पॉइंट आता है। ये वाला पॉइंट आई थिंक आप जब 149 6 और 4 पढ़ लेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर मैं बताता हूँ, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है पॉइंट। ये बोलता है क्या, ये क्या मैंडेटरी है जब वुमेन डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट हो? क्या मैंडेटरी है? नहीं, ऐसा कहीं पे प्रोविज़न में लिखा हुआ नहीं है। वुमेन डायरेक्टर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ओके, ये वाला पॉइंट 149 जब 6 पढ़ लेंगे ना आप तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट सेक्शन है 149(4). ये मतलब उतना रिलेवेंट सेक्शन नहीं है। वाई? बिकॉज ये सेक्शन क्या बोलता है, अभी जो भी हमने सब सेक्शन 1 में पढ़ा है ना अभी तक, क्या क्या पढ़ा है, मिनिमम डायरेक्टर, मैक्सिमम डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, ये सब कुछ कंप्लाई करना होगा एक कंपनी को जो कंपनी एक्ट से पहले इनकॉर्पोरेट हुई है। एक्ट कब आया है अपना? क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 है ना, ये 2013 है ना। इससे पहले भी तो कंपनीज रहे होंगे। तो यही बात बोलता है कि एक्ट आने से पहले जो जो कंपनीज थे उन सभी को सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस को कंप्लाई करना होगा। ये बात इररिलेवेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी एक्ट को आके 13 साल हो गया है, तो ऑलमोस्ट सब कंपनी ऑलरेडी कंप्लाई कर लिए होंगे, इसीलिए उतना रिलेवेंट नहीं है। आपके एक्ट में दिया हुआ है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, जो भी कंपनी है उसमें जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी मैक्सिमम मिनिमम जो 10 डायरेक्टर्स हैं उसमें से मिनिमम 1 डायरेक्टर रेसिडेंट होना चाहिए। वन डायरेक्टर रेसिडेंट तो बोला है, वो इंडियन नहीं बोला है, रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब रेसिडेंट डायरेक्टर किसको बोलेंगे? जो कि फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 डेज या उससे ज़्यादा 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो, उसको हम बोलेंगे रेसिडेंट। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। अब सपोज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, 90 डेज ही हुआ है उनको इनकॉर्पोरेट होके, जस्ट 90 डेज हुआ है, तो अब उसको 182 डेज कैसा रहेगा उसका डायरेक्टर? इसलिए लॉ बोलता है एक काम कीजिए, आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ले लीजिए उसको, नंबर ऑफ डेज। सपोज मैं समझाता हूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे अपने को 365 डेज है, तो उसमें से अपने को क्या है 182 डेज इंडिया में रहना है उसको। ठीक है, अगर कंपनी को बन के ही 90 डेज पहले ही बनी है कंपनी, अगर 90 डेज पहले ही बनी है कंपनी, तो हम इसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ले लेंगे। मीनिंग क्या है, 182 डिवाइड बाई 365 इंटू 90। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अराउंड ये हो जाएगा कितना, 45 डेज आएगा अराउंड। तो इसका मतलब 45 डेज देखना है अपने को। नॉर्मली अपने को 182 डेज देखना है, लेकिन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, 90 डेज ही हुआ है उसको कंपनी इनकॉर्पोरेट करके, तो हम उसको प्रोपोर्शनेट जब करेंगे 182 से जाके उसका लिमिट 45 हो जाएगा। इसका मतलब जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है जो 90 डेज पहले बनी है, उसमें से अगर कोई डायरेक्टर कम से कम 45 डेज इंडिया में रहेगा तो हम उसको रेसिडेंट डायरेक्टर बोल देंगे। ओके, ऑल क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है देखिए 149(4). अब यहाँ से ऑलमोस्ट सभी सबसेक्शन पढ़ेंगे ना अपन, 4 से लेकर 13 तक, ये सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में ही बात करेगा। देखिए, अब ये पढ़ने से पहले आई थिंक 149 अगर 6 पढ़ेंगे आप तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी ओके, हम सीक्वेंस में ही चलेंगे। देखिए ये क्या बोलता है, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें कम से कम एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते किसको हैं?
बोलते किसको हैं, वो दिया गया है आपका 149 सब सेक्शन 6 में बोला गया है उसके बारे में। ठीक है, 149 6 के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट अभी वही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या बोलता है 149 4 क्या बोलता है, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उसमें एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, ये तो लिस्टेड कंपनीज की बात हो गई, ये तो लिस्टेड कंपनीज की बात हो गई। अब जो बच गई कंपनीज, उसने क्या किया, कंपनीज एक्ट ने रूल फॉर्म में प्रिस्क्राइब कर दिया क्या, जो भी दूसरे कंपनीज है लिस्टेड कंपनीज के अलावा। ठीक है, जो लिस्टेड कंपनीज के अलावा है उसको 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, प्रोवाइडेड ये कोई एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, या तो 1 या तो 2 या तो 3, कोई एक कंडीशन अगर कोई भी अदर देन लिस्टेड कंपनी फुलफिल कर रहा है, देन उसको एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होगा अपनी कंपनी में। देखिए क्या है, कोई अनलिस्टेड कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। ठीक है, कोई अनलिस्टेड कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, देन आप लायबल हो जाएंगे। किसके लिए, मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप अगर लिस्टेड हैं तो बात ही खत्म हो गई, आपको 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर रखना ही है। सपोज आप लिस्टेड कंपनी है, आपके ऑफिस कंपनी में टोटल 12 डायरेक्टर्स हैं, तो उसका 1/3 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 डायरेक्टर कम से कम इंडिपेंडेंट होने चाहिए। 12 में से कम से कम 4 डायरेक्टर आपको इंडिपेंडेंट चाहिए, अगर अनलिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो कम से कम दो डायरेक्टर रखना है, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है, प्रोवाइडेड कि ये 3 कंडीशन वो फुलफिल करे। पहला कंडीशन क्या है, वो अनलिस्टेड कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, या नहीं तो उसका जो टर्नओवर है 100 CR या उससे ज़्यादा हो, या नहीं तो उसके जो लोन्स है, डिबेंचर है, डिपॉजिट्स है, इन एग्रीगेट मतलब ये 3 भी मिला के, लोन प्लस डिबेंचर प्लस डिपॉजिट, ये तीनों मिला के 50 करोड़ से ज़्यादा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ बोल रहा है 50 करोड़ से ज़्यादा रहे तो आप पे एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की लाइबिलिटी आ जाती है। अगर एग्जैक्ट 50 करोड़ है तो नहीं आएगा। ये सब में यहाँ पे देखिए, ये पेड अप शेयर कैपिटल में इक्वल टू वाला है, टर्नओवर में भी इक्वल टू है, लेकिन लोन्स वाले केस में 50 करोड़ से ज़्यादा रहेगा तभी आप लायबल होंगे। किसके लिए लायबल होंगे, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने के लिए। कोई एक कंडीशन फुलफिल हो गया आपका, या तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा या हो गया, या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो गया, या आपका लोन डिवेंचर डिपॉजिट इन एग्रीगेट 50 करोड़ से ज़्यादा, एग्जैक्ट 50 करोड़ है देन अप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो लिमिट्स हमने अभी पढ़ा है, ये कितना है, 10, 100, 50, ये लिमिट कब देखना है, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिमिट इसमें से देखना है अपने को। देखिए अभी जो हमने पढ़ा, क्या कौन सा प्रोविजन पढ़ा है अभी, कि कोई अगर अनलिस्टेड कंपनी है, अगर ये 3 कंडीशन वो फुलफिल करती है, कोई एक कंडीशन 3 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करती है, देन वो उसको अपनी कंपनी में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करनी होगी। ये वाली बात जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी, डोरमेंट कंपनी, ये 3 पे अप्लीकेबल नहीं होती है। ओके, अगर आपको जॉइंट वेंचर हैं, होली ओन सब्सिडरी हैं या डोरमेंट कंपनी है, तो आप पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। एक अभी आप जब आगे जाएंगे तो एक 177 भी आएगा यही वाले चैप्टर में, उसमें भी एक कुछ ऑडिट कमेटी बनाना होता है कोई कंपनीज को, उसमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना होता है। ये क्या बोलता है, सपोज आपको 149 4 सबसेक्शन बोल रहा है सपोज कि 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, ओके, लेकिन 177 के हिसाब से बोल रहा है नहीं मुझे 8 चाहिए, तो किसकी बात मानना है, तो ऑलवेज 177 की बात मानिए आप, ऑलवेज आप 177 की बात मानिए। 177 अभी आगे आएगा, पढ़िएगा, वो ज़्यादा समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, सपोज फॉर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इफ 177 सेज टोटल 6 IDs आर रिक्वायर्ड। ID का मतलब होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में पूरा ही लिखेंगे। बट
एज पर 149 हम लोगों को 5 ही चाहिए। देन हायर नंबर ऑफ आईडीज विल बी अप्लीकेबल, यानी कि यहाँ 177 अगर बोल रहा है कि नहीं मुझे 10 चाहिए, लेकिन 149 बोल रहा है नहीं मुझे 6 ही चाहिए, तो हम 177 की बात मान लेंगे। ठीक है, 177 अभी आगे आएगा, ऑडिट कमेटी जो डिसाइड करती है। ओके, अभी देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, अब सपोज जैसा हमने इसमें भी पढ़ा था वुमेन डायरेक्टर में कि अगर बीच में वैकेंसी आ गई, इंटरमीडिएट वैकेंसी आ गई, क्यों आती है, या तो रिज़ाइन करके चले गया होगा, या नहीं तो उनका डेथ हो गया होगा, राइट। ये 2 केस में वैकेंसी आ जाती है, इंटरमीडिएट वैकेंसी। तो कितना टाइम मिलेगा, सेम जो अपने वुमेन डायरेक्टर में पढ़ा था ना अभी, 3 मंथ्स और इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच इज लेटर, वही वाला प्रोविजन यहाँ भी लग जाएगा, राइट। देखिए ये जो हमने अभी पढ़ी, ये 3 लिमिट पढ़ी थी हमने अभी, ये 3 लिमिट पढ़ी थी इसके लिए। देखिए क्या था, ये 3 लिमिट थे अपना, पेड अप, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग। तो सपोज ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 में था, ये सब लिमिट क्रॉस हो रही थी, तो मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख लिया। कोई एक लिमिट क्रॉस हो रही थी, सपोज मेरा टर्नओवर 200 करोड़ हो गया, तो मैंने 25-26 में अपॉइंट कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर 26-27 में ये एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया मैंने, नेक्स्ट ईयर मैं अनलिस्टेड कंपनी हूँ और मैं ये एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया है मैंने, तो क्या मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अभी भी रख सकता हूँ? द आंसर इज यस। आप कम से कम 3 साल तक 27, 28, 29, अगर ये 3 साल में भी आपकी लिमिट विथिन लिमिट है, क्या आपका पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर या लोन, ये 3 भी अगर विथिन लिमिट है, अगर आप एक बार फंस गए हैं ये प्रोविजन में, तो कम से कम चुपचाप 3 साल फॉलो कीजिए उसको। अगर 3 साल भी आपकी लिमिट क्रॉस नहीं हुई, 4थे साल से आप पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। बेसिकली आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, एटलीस्ट 3 साल तो रखना ही है। एक बार आप 149(4) रूल नंबर 4 में फंस गए हैं आप, अगर ये वाले इसमें फंस गए हैं, तो कम से कम 3 साल तो कंप्लाई करना होगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपका ये जो है ना PTOS, इसका मतलब होता है पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन्स वगैरह, तो कम से कम 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक आपको ये फॉलो करना होगा। ओके, कब तक, ये क्या है PTOS मतलब पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर, डिपॉजिट्स, तो एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक आपको वो कंप्लाई करना होगा। ओके, नाउ ये भी एक 149(5) भी फालतू सेक्शन है। क्या बोलता है, जो अभी हम 149(4) में पढ़ा है ना अभी, जस्ट लाइक ये 142 जो 149(2) पढ़ा था हम लोगों ने, 149(2) जो पढ़ा था ना, वैसे ही है ये भी। ये क्या बोलता है, जो अभी हमने 149(4) में जो पढ़ा है, क्या पढ़ा था 149(4) में अभी क्या पढ़ा था हमने लेट्स गो, 149(4) में भी क्या पढ़ा था हमने कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पढ़ा था। लिस्टेड कंपनी के लिए 1/3 और अनलिस्टेड के लिए लिमिट देख लेंगे। लिमिट अगर कोई भी एक लिमिट ब्रीच हो गई तो मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होगा। तो देखिए ये क्या बोलता है, अगर कोई कंपनी 2013 से पहले इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वो कंपनी विथिन 1 ईयर ये 149(4) को कंप्लाई करेंगे। ऑफ कोर्स ना भाई, ये रूल आके एक्ट आके 13 साल हो गया है, तो अभी तक एवरी एग्जिस्टिंग कंपनी जो भी बिफोर 2013 से पहले एग्जिस्ट कर रही होगी, उसने कंप्लाई कर लिया होगा ऑलरेडी। दैट्स वाई मतलब ये उतना रिलेवेंट नहीं है, एक्ट में था तो आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आ गया देखिए एकदम, ये जो पूरा 149 की जो जान है ना, ये जो 149 सेक्शन की जो जान है, सबसेक्शन 6, ये मोस्ट ऑफ नंबर मतलब क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके 149(6), मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। ओके, क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसेक्शन ऑफ 149 में अगर क्वेश्चन बनेंगे तो सबसेक्शन 6 से ही बनेंगे आपके क्वेश्चन। ओके, वो सबसेक्शन 6 से ही बनेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्या बोलता है वो। अभी 149(4) में आपने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको लॉ पढ़ा रहा है कि कौन बन सकता है, ठीक है, हु कैन बिकम एन आईडी। सिंपल प्रोविजन क्या बोलता है, अगर ए से लेके एफ तक के कुछ यहाँ क्राइटेरिया दिया है, ABCD टोटल अपने को यहाँ पे एफ तक होगा। यहाँ पे देखिए एफ तक, ये 5 क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर देते हैं आप, कोई भी इंसान अगर ये 5 भी क्राइटेरिया फिल कर देता है,
तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। डायरेक्टर नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में क्यों चाहिए अपने को? सपोज एक रिलायंस लिमिटेड है, अपना मोटा भाई है, रिलायंस लिमिटेड है, ओके, उसमें डायरेक्टर है कौन? अपने मोटा भाई है, डायरेक्टर है। सपोज कंपनी में कुछ लोचा चल रहा है अंदर, क्या डायरेक्टर बोलेंगे पब्लिक को आके नहीं भाई ऐसा ऐसा है, मेरे शेयर में पैसा मत लगाओ बोल के? ऑफकोर्स नहीं बोलेंगे वो लोग। दैट्स वाई ये अपना एक्ट बोलता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करो जिसका कि इंटरेस्ट नहीं हो कंपनी में, जिसका कि इंटरेस्ट नहीं हो कंपनी में, ताकि कंपनी में कुछ लोचा वगैरह चल रहा है तो वो बोल सके पब्लिक को, इसके स्टेक होल्डर्स को वो बोल सके। दैट्स वाई फिर आप बोल सकते हैं ना, जब डायरेक्टर था ही कंपनी में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी, डायरेक्टर होते हैं कंपनी के खास लोग होते हैं, प्रमोटर ही होते हैं, चेयरमैन एमडी ही होते हैं। इसीलिए लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, जो लिमिट्स जो हमने जस्ट ऊपर पढ़ा, वो सब कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। वाई? बिकॉज कि कंपनी में कुछ लोचा हो रहा है तो वो बोल सके। अब देखिए, जब आप ए से लेकर एफ तक जब पढ़िएगा ना आप, तो आपको लगेगा अच्छा ये इतने रूल्स लगा दिए हैं इसमें, यानी कि इंडिपेंडेंट, यानी किसी भी तरीके से वो कंपनी से अगर एसोसिएट है तो वो रिजेक्ट हो जाता है वो। अब अभी हम देखेंगे वो कि क्यों होता है वो। ठीक है, चलिए क्या बोलता है 149 आईडी के बारे में बात करता है। क्या? हु कैन बिकम एन आईडी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है? डायरेक्टर अदर देन एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। अगर ये आप तीन हैं, सपोज आपको एक कंपनी है रिलायंस के अंदर आप डायरेक्टर हैं, रिलायंस के अंदर आप एमडी हैं, सॉरी डायरेक्टर नहीं, अगर एमडी हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं या नॉमिनी डायरेक्टर हैं, तो आप आईडी नहीं बन पाएंगे। पहला ही कंडीशन क्या है? अगर कोई कंपनी में आप ऑलरेडी पहले से एमडी हैं या होल टाइम डायरेक्टर हैं या नॉमिनी डायरेक्टर हैं, तो आप उस कंपनी का आईडी नहीं बन पाएंगे, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। ओके, पहला क्राइटेरिया तो यही है। ओके, नेक्स्ट ये क्या बोलता है? डायरेक्टर फुलफिलिंग ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, वैसा आदमी जो कि ना ही एमडी है, ना ही होल टाइम डायरेक्टर है, ना ही नॉमिनी डायरेक्टर है, एंड ए से लेके एफ तक के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो वो आदमी किसी भी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। चलिए आइए एक एक करके हम क्राइटेरिया को देखते हैं। क्राइटेरिया 1 क्या है? वैसा आदमी जो कि ईमानदार है, जो एक्सपर्ट है किसी चीज़ वो पर्टिकुलर फील्ड में, या उसके पास एक्सपीरियंस है। आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है आपको जी। आप ईमानदार हैं क्या? हाँ है, बन जाएंगे। क्या आप वो फील्ड में एक्सपर्ट हैं क्या? हाँ हैं, तो बन जाएंगे। क्या आपको वो फील्ड का एक्सपीरियंस है क्या? हाँ है, तो बन जाएंगे आप। ये इसलिए डाला गया है प्रोविजन, क्या कोई भी लल्लू पच्चू उठ के तो नहीं बन सकता है ना। वो ईमानदार नहीं है, वो एक्सपर्ट ही नहीं है, वो एक्सपीरियंस ही नहीं है उसके पास। तो उतनी बड़ी कंपनी को आपको चलाना है तो एटलीस्ट आपके पास कुछ तो एक्सपर्टीज होनी चाहिए ना, कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, आप इंटीग्रिटी तो होना चाहिए ना आपके पास। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस कंपलसरी। ये 3 चीज़ है आपके पास है। ओके, वेलकम। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे आपका क्राइटेरिया। ये जो ए से लेके एफ तक जो क्राइटेरिया है ना, ये सभी के 5 फुलफिल करना चाहिए। 5 के 5 क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा किसी को भी। अगर एक भी क्राइटेरिया ब्रीच हुआ देन आप वो कंपनी के डायरेक्टर नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। ओके, पहला क्राइटेरिया क्या था? पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। ओके, राइट। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे देखिए कहीं पे भी कैश बोल के आएगा बहुत जगह पे। कैश का मतलब है वो कंपनी खुद, उसका एसोसिएट, उसका सब्सिडरी, उसकी होल्डिंग। कैश का मतलब क्या है? वो कंपनी खुद, उसका एसोसिएट, उसकी सब्सिडरी और उसकी होल्डिंग। ओके, देखिए सेकंड क्राइटेरिया क्या बोलता है? आप जो है ना, सपोज आप रिलायंस में आपने अप्लाई किया कि ए भाई सुनना, मुझे आईडी बनाएगा क्या? मुझे आईडी बनाएगा आप? तो रिलायंस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाएगा। वो कैसे बनते हैं वो नेक्स्ट अपने को 150 में देखेंगे, वो उसका बनने का प्रोसेस क्या है किसी भी कंपनी में। ओके, तो पहला रूल क्या बोलता है? रिलायंस खुद एक कंपनी हो गया, उसकी एसोसिएट होगा, उसका एसोसिएट होगा, उसकी कोई सब्सिडरी होंगी, उसकी कोई होल्डिंग होंगी। ठीक है, ये कैश हो गया। ओके,
क्या आप रिलायंस के प्रमोटर हैं? पहला क्वेश्चन, प्रमोटर कौन है? मोटा भाई है। प्रमोटर कौन है? मोटा भाई है। क्या आप कैश के प्रमोटर हैं? अगर जवाब है हाँ तो आप आईडी नहीं बन पाएंगे, अगर जवाब है ना तो चांस है आपका। उसके बाद और एक कंडीशन क्या बोलता है, और कंडीशन क्या बोलता है, नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द कैश। अब देखिए पहले क्या था, क्या आप कैश के प्रमोटर हैं? नहीं हैं, ठीक है, थोड़ा चांस बढ़ गया आपका बनने का। फिर कंडीशन देखना है, पहला कंडीशन देख लिए, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, क्या आप कैश के जो प्रमोटर हैं, कौन? मोटा भाई। मोटा भाई के कुछ रिलेटिव हैं क्या आप? क्या आप मोटा भाई के रिलेटिव हैं क्या? जवाब मिला नहीं, देन आप आगे बढ़ सकते हैं। आईडी बनने के कुछ आप बन सकते हैं आईडी। ओके, पहला कंडीशन क्या था अपना? पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन था अपना ऐसा आदमी जो ईमानदार है, एक्सपर्ट है, उसके पास एक्सपीरियंस है। दूसरा कंडीशन क्या था? वो कैश का प्रमोटर नहीं होना चाहिए एंड वो कैश के प्रमोटर के रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए उसके बाद देखते हैं थर्ड क्राइटेरिया वो क्या है, सी। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है पेक्यूनरी। पेक्यूनरी का मतलब होता है जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, मॉनिटरी टर्म को बोलते हैं पेक्यूनरी बोल के। देखिए आपका कैश के साथ आपका कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडियरी होल्डिंग, यानी तो उसके प्रमोटर यानी तो उसके डायरेक्टर के साथ आपका रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है सर? पेक्यूनरी रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? पेक्यूनरी रिलेशन है। किसके साथ? कैश के साथ, यानी कि उसकी यानी तो उसके प्रमोटर के साथ, यानी तो डायरेक्टर के साथ। कब? करेंट ईयर में यानी तो लास्ट 2 साल में। करेंट ईयर में या लास्ट के 2 साल में आपका कैश या कैश के प्रमोटर या कैश के डायरेक्टर के साथ पेक्यूनरी रिलेशन है तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, नो पेक्यूनरी रिलेशन क्या है यहाँ पे? देखिए फिर से देखिए क्या बोलता है, नो पेक्यूनरी रिलेशन विथ कैश डियर प्रमोटर डियर डायरेक्टर। कब? करेंट ईयर में और लास्ट पिछले के 2 साल में। ठीक है, अगर आपका कोई रिलेशन है कैश और उसके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ, देन रिलेशन कौन सा? पेक्यूनरी रिलेशन। पेक्यूनरी का मतलब क्या होता है? मॉनिटरी, पैसा इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे। बट लॉ ने बोला ये 3 चीज़ को हम नहीं मानेंगे कि तू रिलेशनशिप में है उसके साथ। ये 3 चीज़ अगर है तो हम नहीं मानेंगे कि तू कैश और उसका पीएनडी मतलब प्रमोटर डायरेक्टर, कैश और उसका पीएनडी के साथ तेरा कुछ चल रहा है, तेरा रिलेशन है। कब? ये तीन कंडीशन है। क्या है? तीन क्राइटेरिया क्या है? कोई आपका और वो कैश के साथ कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है आर्म्स लेंथ प्राइस पे इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो रहा है आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है तो हम इसको हम पेक्यूनरी रिलेशन नहीं मानेंगे। सेकंड क्या है? डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिलता है, राइट? वो रेम्यूनरेशन, उसमें तो पैसा इन्वॉल्व है ना। ये फर्स्ट वाले में तो ये जो ट्रांजेक्शन जो था फर्स्ट वाले में तो पैसा इन्वॉल्व है ना, सेकंड वाले में भी पैसा इन्वॉल्व है। क्या हम इसको बोल देंगे क्या पेक्यूनरी रिलेशन है? नहीं बोलेंगे उसको। थर्ड क्या है अपना, जो भी बंदा है उसका टोटल इनकम सपोज 10 लाख है साल का। ठीक है, टोटल इनकम कितना है? 10 लाख है। और सपोज इसका 1 लाख का इनकम, 1 लाख का जो इनकम है ना, किसके कहाँ से आ रहा है? इसको कैश या उसके पीएनडी से आ रहा है, कैश या उसके पीएनडी से आ रहा है, तो भी हम उसको पेक्यूनरी रिलेशन नहीं मानेंगे। अप टू 10% है उसका टोटल इनकम का, अप टू 10% कैश यानी तो उनके पीएनडी के तरफ से आ रहा है तो उसको भी हम पेक्यूनरी रिलेशन नहीं मानेंगे। पहले तो क्या बोल दिया भाई, अगर तेरा रिलेशनशिप उसके साथ है कब? करेंट ईयर या लास्ट के 2 साल में, तो तू आईडी नहीं बन सकता है। लेकिन ये तीन कंडीशन में हम
रिलेशनशिप नहीं मानेंगे। कब कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है आर्म्स लेंथ प्राइस पे इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या नहीं तो जो डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन देते हैं, या नहीं तो तेरे टोटल इनकम का अप टू 10% का ट्रांजेक्शन, अप टू 10% का अलाउ है। अगर वही टोटल इनकम उसका 10 लाख का है, सपोज टोटल इनकम उसका 10 लाख का है वो बंदे का, उसका जो है 3 लाख रुपए का इनकम यहीं से कैश से ही आ रहा है, उसको कैश या उसके पीएनडी से आ रहा है, तब हम इसको मान लेंगे कि तेरा रिलेशनशिप चल रहा है उसके साथ, तब जाके तू डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तू तब जाके उसका आईडी नहीं बन पाएगा, राइट, क्लियर। हमने ये 3 भी पढ़ लिए हैं, क्राइटेरिया पढ़ लिए हैं। फोर्थ क्राइटेरिया उसके रिलेटिव के बारे में, वो खुद नहीं उसका रिलेटिव, नॉट, क्या बोल रहा है, इज नॉट, ठीक है ना, नॉट। और एक नेक्स्ट ई में अपन पढ़ेंगे रिलेटिव, ही और हिज रिलेटिव, वो खुद और उसके साथ में उसका रिलेटिव, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव के बात में ही बात होगी, ये वाले डी वाले पॉइंट में, ओके, डी वाले पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ उसके रिलेटिव के बारे में ही बात होगी, राइट। चलिए देखते हैं क्या बोलता है ये क्या बोलता है। उसका रिलेटिव जो है ये ना, उसका रिलेटिव है ना कैश के अंदर, यानी कि वो कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडियरी, होल्डिंग, कैश के अंदर करेंट ईयर में और पिछले 2 साल में कोई भी शेयर या सिक्योरिटी होल्ड नहीं किया होना चाहिए। उसका रिलेटिव कैश में करेंट ईयर या पिछले 2 साल कोई भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं किया होना चाहिए। बट यहाँ तो एग्जम्पशन दे दिया है 50 लाख और 2% का। अगर आपका रिलेटिव वो कंपनी में अप टू 50 लाख का फेस वैल्यू का सिक्योरिटी, अप टू 50 लाख फेस वैल्यू का सिक्योरिटी, या नहीं तो 2% पेड अप शेयर कैपिटल। सपोज रिलायंस कंपनी है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, पेड अप शेयर कैपिटल सपोज 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ है, तो इसका 2% तक ये होल्ड कर सकता है रिलेटिव, तो इशू नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है। वही फेस वैल्यू 50 लाख तक के सिक्योरिटी का होल्ड कर सकता है, नो प्रॉब्लम, उसमें इशू नहीं है। इशू कहाँ है, इशू कब हो जाएगा, इशू हो जाएगा कि अगर आप 50 लाख से ज़्यादा फेस वैल्यू के शेयर होल्ड करते हैं, या नहीं तो मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं। कौन, वो बंदा खुद नहीं, उसका रिलेटिव की बात हो रही है, अभी उसकी रिलेटिव की बात हो रही है। वो बंदा क्या करना है, नेक्स्ट अपने को ये पॉइंट में पढ़ेंगे। उसका रिलेटिव कैश के अंदर करेंट ईयर में या लास्ट के दो साल में वो कंपनी में, सॉरी, कैश के अंदर कोई भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं करना चाहिए, बट 50 लाख या 2% इतना अलाउ है। इससे एक्सीड करेगा तो लिमिट ब्रीच हो जाएगी। ये जो हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो ए से लेके एफ तक, ये जितने पॉइंट्स हैं, ईच एंड एवरी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा आपको, जब भी आप आईडी बन पाएंगे, तो नहीं बन पाएंगे। एवरी पॉइंट आपको सेटिस्फाई करना होगा, ओके। देखिए पहला क्या था, वो शेयर होल्ड नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, आपका रिलेटिव कैश को, यहाँ देखिए फर्स्ट में सिर्फ कैश के ही था, लेकिन सेकंड में देखिए कैश भी बोल रहा है, उसका प्रमोटर, उसका डायरेक्टर, 3 भी, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड पॉइंट बोल रहा है आपका रिलेटिव कैश या उसके पी और डी को करेंट ईयर या लास्ट के दो साल में, एक मिनट, चलिए ये वाले को ना पूरा कट ही कर दीजिए, ये जस्ट कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, जस्ट बाय मिस्टेक वहाँ लिखने का मैं यहाँ पे लिख दिया था इसको, ओके। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था, आपका रिलेटिव कैश के अंदर कोई भी शेयर होल्ड नहीं करना चाहिए, बट अप टू 50 लाख या 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर सकता है। सेकंड क्या है, वो इंडेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि वो कैश या उसके पीएनडी को 50 लाख तक का लोन, उससे ज़्यादा लोन नहीं दिया हुआ होना चाहिए। यानी कि आपका कोई रिलेटिव है, आपके चाचा जी हैं, ओके, आपके एक रिलायंस कंपनी है,
वो क्या है उसका, सपोज उसका पीएनडी है कौन है, अब मोटा भाई उसका पीएनडी है। आपका रिलेटिव आपके ताऊ जी हैं, एबीसी, कुछ भी नाम है उनका, एबीसी ने या कैश को या मोटा भाई को अप टू 50 लाख का कर्जा दिया है क्या, लोन दिया है क्या, ओके 50 लाख तक दिया है तो चलेगा। अगर 50 लाख से ज़्यादा दिया है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप ये रिलायंस की कंपनी में आईडी नहीं बन पाएंगे। अप टू 50 लाख तक का कर्जा दिया है आपका कोई रिलेटिव, कैश को यानी तो एक मिनट सॉरी, कैश को या उसके पीएनडी को, देन वो चल जाएगा। ओके, ये क्या बोल रहा है देखिए पॉइंट नंबर 2 में, कैश या उसके प्रमोटर डायरेक्टर को एक्सेप्ट 50 लाख कब, करेंट ईयर और लास्ट का 2 साल में। 50 लाख तक का लोन दिया है तो ठीक है, आप पास हो जाएंगे। अगर 60 लाख का लोन दे दिया है तूने, 60 लाख का पैसा दे दिया है किसको, कैश या उसके पीएनडी को, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 1 हो गया अपना, ये 1 हो गया, 2 3, ये क्या देख रहे हैं, रिलेटिव देख रहे हैं, वो नहीं, वो खुद नहीं, उसका रिलेटिव। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है देखिए, आप कैश में या पीएनडी को, कैश को या पीएनडी को गारंटी नहीं देना चाहिए किसी भी चीज़ पे, कोई भी चीज़ का गारंटी या सिक्योरिटी टू कैश और इट्स पीएनडी इन करेंट ईयर प्लस लास्ट 2 साल एक्सेप्ट 50 लाख। सेम सेकंड वाला पॉइंट ये, कोई भी चीज़ पे आपका रिलेटिव आपके कैश या प्रमोटर या डायरेक्टर को गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है अप टू 50 लाख, देन ओके, 50 लाख से एक्सीड कर रहा है वो, देन आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट क्या बोल रहा है, आपका रिलेटिव का कोई भी पेक्यूनरी रिलेशनशिप है किसके, कैश के साथ, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया गया है, एक्सेप्ट 2% ऑफ टर्नओवर या टोटल इनकम इन एग्रीगेट। यहाँ पे देखिए ये इसमें खाली सिर्फ कैश बोला है, पीएनडी नॉट कवर्ड है, इसमें पीएनडी नॉट कवर्ड है। फिर से देखते हैं इसको पूरे 4 पॉइंट को। आपका रिलेटिव कैश के अंदर कोई भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं किया हुआ होना चाहिए करेंट ईयर में लास्ट के 2 साल में, बट वो 50 लाख तक के फेस वैल्यू का शेयर सिक्योरिटी या नहीं तो 2% पेड ऑफ शेयर कैपिटल तक का शेयर होल्ड कर सकता है। ओके, आपका रिलेटिव कैश या उसकी पीएनडी को करेंट ईयर में या लास्ट के 2 फाइनेंशियल ईयर में कर्जा नहीं दिया हुआ होना चाहिए, एक्सेप्ट 50 लाख तक का दिया है ओके, गारंटी भी नहीं दिया हुआ होना चाहिए, 50 लाख तक दिया है ओके, कोई भी अदर पेक्यूनरी रिलेशनशिप विथ कैश, खाली कैश बोला है यहाँ पे देखिए, खाली कैश बोला है यहाँ पे सिर्फ कैश बोला है, पीएनडी की बात नहीं हुई है। क्या 2% ऑफ टर्नओवर से ज़्यादा, सपोज रिलायंस कंपनी है, उसकी टर्नओवर 100 रुपये है, 100 का कितना, वो थोड़ा माइक का चार्ज ख़त्म हो गया था, दैट्स वाई थोड़ा बीच में ब्रेक आ गया। ओके, हाँ कहाँ पे थे अपन, ABCD तक हो गया था अपना, 4 पॉइंट हो गए थे। अब ई पॉइंट में क्या बोलता है देखिए, वो हम पढ़ के आ रहे थे कौन कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, जो भी A से लेके F तक के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो कोई कंपनी का ID बन सकता है। तो हमने 4 क्राइटेरिया देख लिया है और 5th क्राइटेरिया है E। वो क्या बोलता है देखिए, वो या उसका रिलेटिव, ही और हिज रिलेटिव, या तो वो या तो उसका रिलेटिव, नॉट यानी कि नहीं होना चाहिए क्या, KMP और एम्प्लॉय ऑफ कैश, आप या आपके रिलेटिव KMP और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कैश में, यानी कंपनी या उसका एसोसिएट या उसकी
सब्सिडियरी या उसकी होल्डिंग। कब? करंट ईयर यानी तो पिछले 3 साल। ऊपर जितने भी पढ़े ना अपन 2-2 साल थे, देखो 2 ईयर, यहाँ पे 2 ईयर, ठीक है। यहाँ पे लेकिन करंट ईयर प्लस लास्ट के 3 साल में। बट हाउएवर जो रिलेटिव है ना वो एम्प्लॉई हो सकता है। अगर कोई रिलेटिव है और एम्प्लॉई है तो ठीक है चलेगा वो। आप या आपके रिलेटिव कैश में केएमपी और एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए करंट ईयर और पिछले 3 साल में, बट आपका एम्प्लॉय, आपका रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या बोलता है। सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट को समझते हैं। आइए, सपोज कोई एक फर्म है, कौन सा फर्म है? ANA एसोसिएट्स बोल के एक फर्म है, ओके। ये फर्म में 3 लोग हैं, PPE है। कौन कौन है? PPE, पार्टनर, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय, ठीक है। ये ANA एसोसिएट्स के ये PPE हैं, ठीक है ना। अब ये जो फर्म है ना, कोई एक कंपनी है, रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड कोई कंपनी है एक, ओके। ये कंपनी को अगर ANA एसोसिएट्स ऑडिटिंग फर्म है इसकी, या CS है, या कॉस्ट अकाउंटेंट है, जो फर्म में आप या आपके रिलेटिव या तो पार्टनर हैं, या तो प्रोप्राइटर हैं, या तो एम्प्लॉय हैं, वैसी फर्म अगर कैश को या तो वो फर्म ऑडिटिंग फर्म है, या CS फर्म है, या कॉस्ट ऑडिटर है, किसका? कैश का, तो आप और वो कंपनी की ID नहीं बन पाएंगे। क्या बोला सर ये सब? सपोज एक फर्म है ANA एसोसिएट्स, उसमें आप पार्टनर हैं, ठीक है। वो ANA एसोसिएट्स जो है कैश का ऑडिटिंग फर्म है वो, या CS फर्म है, या कॉस्ट ऑडिटर है, तो आप वो कंपनी, वो कैश की वो कंपनी की ID नहीं बन पाएंगे आप, ठीक है। कब है? लास्ट ईयर प्लस करंट ईयर प्लस लास्ट के 3 साल, ओके। देखिए उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या बोलता है ये थर्ड कंडीशन क्या बोलता है? ये जो ANA एसोसिएट्स था ना, ANA एसोसिएट्स ये अपना कंसल्टिंग फर्म है। सपोज ये कोई कंसल्टिंग फर्म है, तो ये कंसल्टिंग फर्म के PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं, पार्टनर, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय, ये जो कंसल्टिंग फर्म है, इसका जो रेवेन्यू आ रहा है 10% या उससे ज़्यादा, 10% या उससे ज़्यादा की रेवेन्यू कैश से आ रहा है, उसको कैश से आ रहा है। क्या? ये जो ANA एसोसिएट्स कंसल्टिंग फर्म है, उसके टोटल इनकम का 10% या 10% से ज़्यादा की इनकम कैश से आ रही है। कब? करंट ईयर एंड लास्ट 3 इयर्स में, तो आप वो कंपनी का ID नहीं बन पाएंगे, ओके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें? बेसिकली 2 और 3 एक ही है। कोई फर्म अगर कोई ऑडिटिंग फर्म है या कंसल्टिंग फर्म है जो 10% से ज़्यादा इनकम डिराइव कर रही है कैश से, या ऑडिटिंग फर्म है, या CS फर्म है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, किसके? कैश का, तो आप वो कंपनी का ID नहीं बन पाएंगे, सिंपल। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? आप और आपके रिलेटिव, एक मिनट, राइट, 2% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड करते हैं। कंपनी बोल रहा है यहाँ पे, सिर्फ कंपनी। अभी तक जितने भी अपन पढ़े हैं वहाँ पे कैश बोल रहा था, कंपनी खुद, उसका एसोसिएट, उसकी सब्सिडियरी, उसकी होल्डिंग। लेकिन ये फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है? आप या आपके रिलेटिव मोर देन 2% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड करते हैं क्या कंपनी में, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ID नहीं बन पाएंगे। यहाँ पे एसोसिएट, सब्सिडियरी, होल्डिंग की बात नहीं आ रही। अगर एसोसिएट में या सब्सिडियरी में या होल्डिंग में मोर देन 2% या 2% होल्ड करते हैं, देन अप्लीकेबल आप बन सकते हैं, आप ID बन सकते हैं वो कंपनी में, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखिए क्या है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? सपोज अगर कोई एक NPO है,
एनपीओ का सीईओ या डायरेक्टर, एनपीओ का सीईओ या डायरेक्टर है, कोई एनपीओ डायरेक्टर है। ये एनपीओ को जो ग्रॉस रिसीट मिल रहा है, डोनेशन वगैरह जो मिल रहा है ना, सपोज 10 लाख का डोनेशन मिल रहा है इसको सब जगह से पूरा, 25% या उससे ज़्यादा डोनेशन कैश से आ रहा है उसके पास, या तो कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग, यहाँ पे पीएनडी भी आ जाएगा, पी और डी भी आ जाएगा, यहाँ पे पी और डी भी आ जाएगा। मतलब समझिए कोई एक एनपीओ है, एनपीओ को जो रिसीट आ रहे हैं, डोनेशंस आ रहे हैं, सपोज 10 लाख आ रहे हैं, उसमें 2.5 लाख या 2.5 लाख या उससे ज़्यादा, जो 25%, 2.5 लाख या उससे ज़्यादा कैश या उसके प्रमोटर या उसके डायरेक्टर से आ रहे हैं, तो आप वो कंपनी में आईडी नहीं बन पाएंगे। क्या आप ऑलरेडी एनपीओ के सीईओ है, डायरेक्टर है, जिससे जो एनपीओ को मोर देन 25% ऑफ इस ग्रॉस रिसीट कैश या उसके पीएनडी से आ रहे हैं, तो आप वो कंपनी में आईडी नहीं बन पाएंगे, वो कंपनी में आप आईडी नहीं बन पाएंगे। ओके सर, ये इतने सारे रूल्स क्यों लगाए हैं यहाँ पे? आप सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते हैं, वोटिंग पावर नहीं, आप एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं, आप केएमपी नहीं हो सकते हैं, आपका रेवेन्यू कोई फॉर्म में आप पार्टनर नहीं हो सकते हैं। वाई? बिकॉज वो नाम ही है उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसका नाम ही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी कि बाहर वाला कोई आए कंपनी में, ताकि कुछ कंपनी में घपले हुए तो बोले। अगर अपना ही आदमी आईडी पे बैठ गया, अपनी कंपनी का ही बंदा आईडी पे बैठ गया, तो कंपनी में घपले होंगे तो वो नहीं बोलेगा, एक्सपोज नहीं करेगा। इस वास्ते इतने सारे कंडीशंस लगा दिए हैं इस पर कि आप शेयर होल्ड नहीं कर सकते हैं, आप या आपके रिलेटिव, आप वोटिंग पावर होल्ड नहीं कर सकते हैं, आप उनके केएमपी नहीं हो सकते हैं, आप उनके एमडी नहीं हो सकते हैं, आप उनके नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं। दैट्स वाई इतने सारे कंडीशन लगा दिए हैं। वाई? बिकॉज वो इंडिपेंडेंट रहे। ओके, आज 5th पॉइंट देखना है अपने को। 5th पॉइंट क्या बोलता है? 5th पॉइंट तो हो गया अपना, ये 25% वाला था ना एनपीओ। आपको एनपीओ में आप सीईओ डायरेक्टर हैं, और एनपीओ का 25% से ज़्यादा या 25% ग्रॉस रिसीट कैश पीएनडी है, यहाँ पे पीएनडी से आ रहा है, तो आप वो कंपनी में आईडी नहीं बन पाएंगे। 6th पॉइंट क्या बोलता है? देखिए 6th पॉइंट क्या बोलता है। ये 5th और 6th सेम ही है, समझिए एक दूसरे के। ये आप कोई एनपीओ है, आप एनपीओ में आप या आपके रिलेटिव सीईओ या डायरेक्टर है, जिसमें कि मोर देन 2% ऑफ वोटिंग पावर, मोर देन 2। ओके, तो ये 5th और 6th ऑलमोस्ट दो भी सेम ही है पॉइंट। ये क्या बोलता है? कोई एनपीओ है, आप एनपीओ के अंदर सीईओ या डायरेक्टर हैं, वो एनपीओ का 25% या उससे ज़्यादा ग्रॉस रिसीट कैश या उसके प्रमोटर डायरेक्टर से आता है, या नहीं तो वो एनपीओ खुद 2% या 2% से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है। कंपनी बोल रहा है यहाँ पे, कंपनी नॉट अ कैश। यहाँ बोल रहा है वो कंपनी में अगर एनपीओ 2% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है, वैसा एनपीओ जिसमें कि आप सीईओ या डायरेक्टर हैं, वैसा एनपीओ जिसमें आप सीईओ या डायरेक्टर हैं, वो एनपीओ 2% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है कंपनी में, तो आप वो कंपनी के आईडी नहीं बन पाएंगे। ओके, क्लियर? ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू फिनिश। अब लास्ट क्राइटेरिया क्या है? एफ। लास्ट क्राइटेरिया देखिए एफ में क्या बोलता है, सिंपल क्या है वो, 5 अपना क्या था, लास्ट कौन सा था? ये लास्ट था रिलेटिव के बारे में था, ई। एफ में क्या बोलता है? सिंपल, वो क्या बोलता है एफ में, क्वालिफिकेशन चाहिए उसको, और जो कि प्रिस्क्राइब कर दिए हैं। ठीक है, रूल नंबर 5 में कुछ क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं आईडी के लिए, वो होना चाहिए उसके पास। ठीक है ना? वो सिंपल जो अपन फर्स्ट ए वाले पॉइंट में पढ़ा था, वो ईमानदार होना चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा भी थोड़े बहुत इसमें भी दिए गए हैं एफ वाले पॉइंट में, एफ वाले क्राइटेरिया में। क्या? वो एप्रोप्रिएट स्किल का बंदा होना चाहिए, यानी कि उसके पास स्किल होना चाहिए, यानी कि कोई भी उठ के नहीं बन सकता है। उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। कौन से फील्ड में? फाइनेंस के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में। ये सब बात रूल 5 में लिखी गई है। रूल 5 में बोलता है कि कुछ क्वालिफिकेशंस की रिक्वायर्ड है। जब आप
एफ तक कंडीशन सॉरी जब अब आप ई तक ये पूरा कंडीशन फिल कर देंगे, आप जितने भी आपने पढ़े हैं, वोटिंग पावर, ये वो अपना होल्ड नहीं कर सकते हैं, शेयर होल्ड नहीं कर सकते हैं, वोटिंग पावर का लिमिट, आप आपके रिलेटिव एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं, ये सब कंडीशन क्वालिफाई करने के बाद और एक कंडीशन आता है कि आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो कि रूल 5 में लिखा हुआ है। क्या स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज, कौन से फील्ड में, फाइनेंस के, लॉ के, मैनेजमेंट के फील्ड में। फाइनली अपना 149 सब सेक्शन 6 खत्म होता है। किसके बारे में था ये? कौन कौन लोग आईडी बन सकते हैं किसी कंपनी में। सिंपल सा आंसर क्या है उसका? ए से लेके एफ तक के क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिए, आप कोई भी कंपनी के आईडी बन सकते हैं। एक डाउट आता है, ये मटेरियल में क्वेश्चन दिया हुआ है अपने आईसीआई में। सपोज एक मिस्टर ए है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है सब्सिडियरी का। ओके, मिस्टर ए हु इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ए सब्सिडियरी कंपनी। ओके, देन क्या हम उसको कंपनी का आईडी बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है 149(6) में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, खाली यहाँ पे था कौन 3 कंपनी नहीं बन सकते हैं। कहाँ पे था? सॉरी 1 मिनट, नहीं, ओके लेट्स गो। ये 149(4) में था आई थिंक, या 149(4) में था। कौन कौन से 3 कंपनी? कौन सा जॉइंट वेंचर, होल्डी ओन सब्सिडियरी, डोरमेंट कंपनी। ये 3 में आपका आईडी अप्लीकेबल ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सब्सिडियरी की बात हो रही है। जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। सपोज कोई मिस्टर ए है जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्सिडियरी में, कोई सब्सिडियरी में, क्या हम उसको कंपनी का आईडी बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। अपने प्रोविजन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि अगर कोई सब्सिडियरी का आईडी है तो हम उसको कंपनी का नहीं बना सकते हैं। बल्कि विद दिस ऑलमोस्ट 149 खत्म होने वाला है। अब चलिए नेक्स्ट सबसेक्शन देखना है अपने को। ये जो जब आईडी अपॉइंट हो गया ना, आईडी तो बन गए हम 149(6) के पूरे ए से लेके एफ तक के क्राइटेरिया को फिल किए, हमने आईडी बन गया कंपनी में, हम किसी कंपनी में आईडी बन गए, हम किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए हैं, तो उसको 3 बार जो है ना अपने इंडिपेंडेंस होने का सबूत देना होता है। ठीक है भाई, आपको तो अपॉइंट कर दिए, उतने सारे रूल्स हैं ए से लेके एफ तक, कौन चेक करेगा भाई उतना? मतलब चेक भी करेगा तो क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए 149(7) बोलता है कि आपको 3 बार अपने इंडिपेंडेंस का सबूत देना होगा। कब? पहला क्या है उसका, जब फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा, जैसे ही वो अपॉइंट होगा तो उसका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा ना, वो बोर्ड मीटिंग में आपको लिख के देना है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ओके, सेकंड कब? हर साल, हर एवरी फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, हर साल बोर्ड मीटिंग होते हैं, वो बोर्ड मीटिंग, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में आपको लिख के देना होगा कि मालिक मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और लास्ट और एक इंस्टेंट कब आता है? कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस आए कंपनी में जिससे कि वो उसके आईडी के स्टेटस इफेक्ट हो गया, उसका कुछ ऐसा हो गया कि सपोज उसका रिलेटिव क्या किया, 60 लाख के फेस वैल्यू का शेयर होल्ड कर लिया, कौन उसका रिलेटिव, तो उसके स्टेटस उस पर सवाल हो गया, तो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए कंपनी में जिससे कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है उस पर सवाल हो गया, तो उसको क्लैरिफाई करना होगा। नहीं साहब देखिए ऐसा नहीं, वो मेरा रिलेटिव नहीं है, मेरा वो कोई दूसरा बंदा है। हाँ ओके, जब आपको लिख के देना होगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। कब? 3 बार आपको क्लैरिफाई करना होता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ बोल के। कब? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, हर साल के फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गया है तब। ओके, ये भी उतना 149(8) भी कुछ शेड्यूल 4 की बात को फॉलो करो बोल के बोलता है। अब तो अपॉइंट हो गए, अपॉइंट कर दिए हैं, आईडी को अपॉइंट कर दिए हैं। आईडी को क्या बोला जाता है भाई? एक काम कर, तो शेड्यूल 4 में जो सब बात लिखी हुई है उसको फॉलो कर। शेड्यूल 4 बेसिकली क्या रूल बुक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए रूल बुक लिखा हुआ है कि ये सब काम करना है। कोड ऑफ फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें क्या है बेसिकली, इट कंटेन्स
हाउ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड फंक्शन आफ्टर अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद तेरे को काम कैसा करना है उसमें बताया गया है। बेसिकली इट इज़ अ रूल बुक, एक रूल बुक है, उसमें कुछ लिख दिए गए हैं। अब तो अपॉइंट हो गया है, तेरे को काम कैसा करना है, इंडिपेंडेंट वगैरह जो भी है, शेड्यूल 4 में जो बात लिखी हुई है उसको फॉलो कर। क्या बात लिखी हुई है उसमें देख, लेस्ड ऑन कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इस प्रिस्क्राइब्स क्या है, उसका प्रोफेशनल कंडक्ट क्या है, उसका रोल क्या है, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसका अपॉइंटमेंट, री-अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स क्या है उसके, सब बात लिखी हुई है इसमें। आप वो आपको आईडी को जाके पढ़ लेने के लिए बोलता है। कौन 149(8) बोलता है कि वो कंप्लाई करे वो शेड्यूल 4 के बाद को। ये क्या है अपना 8 है ना, 8 का हाफ क्या होता है 4, तो ऐसा याद रख लीजिए आप इसको। ओके, ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू फिनिश, जस्ट मोर 10 मिनट्स। ओके, 149(9) क्या बोलता है, आप अपने आईडी को स्टॉक ऑप्शन के लिए इंटाइटल नहीं है, यानी कि आप उसको ईसॉप्स नहीं दे सकते, ठीक है ना। वो आपका आप किसी कंपनी की आईडी है, देन यू आर नॉट इंटाइटल टू स्टॉक ऑप्शंस, ठीक है। लेकिन आप ये उसको 3 चीज़ दे सकते हैं, ये फॉलोइंग 3 चीज़ दे सकते हैं। क्या है, सीटिंग फीस दे सकते हैं उसको सीटिंग फीस दे सकते हैं, रिम्बर्स कर सकते हैं एक्सपेंसेस जो कि मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए उसके जेब से खर्चा हुआ होगा, यानी तो प्रॉफिट से रिलेटेड कमीशन जो कि मेंबर ने अप्रूव किया होंगे, ठीक है ना। उसके बाद पहला क्या था, उसको स्टॉक ऑप्शन इंटाइटल नहीं है वो, लेकिन ये 3 चीज़ उसको दे सकते हैं। और क्या, इन केस ऑफ नो प्रॉफिट इन एडुकेट प्रॉफिट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में रिसीव रिम्यूनरेशन एक्सक्लूडिंग सीटिंग फीस इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में कुछ लिखे हैं बातें, उसके हिसाब से अगर कंपनी में प्रॉफिट भी नहीं है, यानी तो इनएडुकेट प्रॉफिट है, तब भी आप आईडी को रिम्यूनरेशन देंगे एक्सक्लूडिंग हिज सीटिंग फीस। ओके राइट, आप टेन्यूर की बात आ जाती है यहाँ पे। 149 कब तक झेलना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। देखिए, फर्स्ट टर्म होता है 5 कंसेक्यूटिव ईयर, और लेस देन 5 होगा तो भी चलेगा, वो लेस देन 5 होगा तो भी चलेगा, कंपनी की मर्जी है। कम से कम फर्स्ट टर्म 5 साल का होता है। अगर उसको रीअपॉइंट करना है, कंटिन्यू करना है, सिंपल 2 काम कीजिए, इस साल पास कीजिए, डिस्क्लोज कीजिए बोर्ड रिपोर्ट में, ये 2 चीज़ कीजिए, फिर वो नेक्स्ट 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाएगा। वो पहला अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होता है विदाउट एनीथिंग, इस साल के नीड नहीं है वहाँ पे। अगर रीअपॉइंट करना है, फिर 5 साल और लगाना है उसको और कंटिन्यू करना है, तो आप एक इस साल पास कीजिए और डिस्क्लोज कीजिए बोर्ड रिपोर्ट में कि ये फलाना आईडी नेक्स्ट फिर और 5 साल करेगा। उसके बाद 149(11) में कूलिंग पीरियड की बात होती है। ये देखिए यहाँ डायग्राम में समझिए, कूलिंग पीरियड क्या है। फर्स्ट टर्म 5 साल का किया, ठीक है, तो सेकंड टर्म भी करना है तो इस साल पास कर बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दे। क्या तो थर्ड टर्म करना है, नहीं, आप थर्ड टर्म नहीं कर सकते हो, आपको कूलिंग पीरियड देना होगा। कितने, 3 साल का कूलिंग पीरियड आएगा यहाँ पे, 3 साल का कूलिंग पीरियड आएगा। वो 3 साल जो कूलिंग पीरियड में वो किसी भी तरीके से कंपनी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएट नहीं होना चाहिए। यहाँ दिखा है, देखिए, नो आईडी शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि 10 साल, यानी कि 10 ईयर्स। उसके बाद क्या बोल रहा है, कूलिंग पीरियड 3 साल का होता है। shall not associate with company in any capacity either directly or indirectly। कूलिंग पीरियड के दौरान आप कंपनी के साथ किसी भी तरीके से एसोसिएट नहीं हो सकते। जैसा ही आपका कूलिंग पीरियड खत्म होगा यहाँ 3 साल का, फिर आप अपॉइंट हो सकते हैं 5 साल के लिए, फिर नेक्स्ट 5 साल के लिए। वैसा फर्स्ट टर्म 5 साल, सेकंड टर्म 5 साल, उसके लिए आप इस साल पास कीजिए, डिस्क्लोज कीजिए बोर्ड रिपोर्ट में, फिर उसके बाद 3 साल का कूलिंग पीरियड देना होगा। उसके बाद फिर आप अपॉइंट हो सकते हैं। कूलिंग पीरियड के दौरान आप एसोसिएट नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 149(12) क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी क्या है इंडिपेंडेंट की। वैसे तो कुछ लाइबिलिटी नहीं है, बोलता है वो इज नॉट लाइबल फॉर एवरी रॉन्गफुल एक्ट। जो भी कंपनी में रॉन्गफुल हो रहा एक्ट हो रहा है उसके लिए लाइबल नहीं है। बट दे आर लाइबल अगर वो रॉन्गफुल एक्ट जो हुआ है वो उसके नॉलेज से हुआ है, उसके कंसेंट से हुआ है, थ्रू बोर्ड प्रोसेस हुआ है, या उसके लैक ऑफ डिलीजेंस से हुआ है।
वो एवरी रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल नहीं है, लेकिन वैसे रॉन्गफुल एक्ट जो उसके नॉलेज से हुआ है, उसके कंसेंट से हुआ है, उसके लैक ऑफ डिलीजेंस से हुआ है, थ्रू बोर्ड प्रोसेस हुआ है, तो उसके लिए तो लायबल होगा वो। ओके, नेक्स्ट सबसेक्शन है अपना 13, रिटायरमेंट बाय रोटेशन। ये जो है अपन नेक्स्ट सेक्शन आएगा अपने को, अब मतलब 152 बोल के पढ़ेंगे, उसमें डायरेक्टर्स के रोटेशन के बारे में बात हुई है, डायरेक्टर्स की रोटेशन के बारे में बात हुई है। ये 114(11) क्या 114(13) क्या बोलता है कि जो, एक मिनट, 152(67) अप्लीकेबल नहीं होगा। 152 में रोटेशन के प्रोविजंस हैं, डायरेक्टर के रोटेशन के प्रोविजंस लिखे हुए हैं। ये 114(13) क्या बोलता है कि आपको रोटेशन अपॉइंटमेंट रिअपॉइंटमेंट करना है ना, तो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है 149(10) और 11, ये दो सेक्शन ही गवर्न करेंगे। कौन कौन सा? एक तो अपना 149(10), 149(11), ये दो सेक्शन ही गवर्न करेंगे किसके लिए? रोटेशन अपॉइंटमेंट रिअपॉइंटमेंट के लिए। ओके, और 152 यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। अपन इससे पहले जस्ट पहले पढ़े थे, अपन क्या पढ़े थे, एक 177, उसमें भी कुछ लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जब हम 177 की बात मान लेते हैं हम, लेकिन यहाँ पे 152 की बात नहीं मानना है अपने को, जो 149(10) और 11 में जस्ट हमने पढ़ा है उसको ही मानना है। ओके, रोटेशन के प्रोविजंस अभी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद देखना है। ख़त्म हो गया, जस्ट एक समरी है, आप गो थ्रू कीजिए इसमें, जस्ट गो थ्रू कीजिए इसमें। मैंने एक ही जगह पूरा क्या किया है, 13 सबसेक्शंस दो लाइन में लिख दिए हैं। जस्ट आप एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो गया अपना, ऑलमोस्ट नहीं, खत्म ही हो गया चैप्टर अपना। ठीक है, हमने क्या आज 149 देखा है पूरा कंप्लीट एकदम डिटेल में, टोटल 13 सबसेक्शन कवर किए हमने। इसमें बेसिकली बोल देखा जाए तो 1, 2, 3 ही डायरेक्टर के ऊपर है यहाँ तक। बाकी 4 से लेकर 13 तक तो आईडी ही पढ़े हम लोग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही पढ़े हम लोग। ठीक है, क्विक रिकैप हो जाए अपना क्या था। 141 क्या बोलता है, हर कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखना है। क्यों रखना है? कंपनी चलाने के लिए। कितने, कौन बनेंगे? इंडिविजुअल्स। कितने? 3, 2, 1, मैक्सिमम 15 से ज़्यादा रख सकते हैं, प्रोवाइडेड आप SR पास कर दीजिए। ठीक है, ये प्रोविज़न सेक्शन 8 और गवर्नमेंट कंपनी अप्लीकेबल नहीं होती है, प्रोवाइडेड वो 92, 157 कंप्लाइंट है। ये फालतू सेक्शन था। ये 141 को कंप्लाई करने के लिए टाइम लिमिट दिया जाता है 1 साल का। रेसिडेंट डायरेक्टर किसको बोलेंगे? रेसिडेंट डायरेक्टर किसको बोलेंगे? एवरी डायरेक्टर हु इज स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसके बाद था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होते हैं। यहाँ से तो अपना ये कहानी स्टार्ट हो गई, फिर एक पूरा मेन चैप्टर। मेन चैंक किसका? यहीं पे, ये सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे आपको। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 146 से। ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये नाम्स, ये सबसेक्शंस के नाम नहीं है, ये जो मैंने लिखे हैं जस्ट आपको पढ़ के समझ में आ जाए, इसीलिए। आप जब डायरेक्ट देखेंगे तो ये नाम नहीं मिलेंगे आपको, जस्ट वहाँ पे 1, 2, 3 नंबरिंग देके पूरा वर्डिंग लिखे हुए होंगे। जस्ट आपको क्लैरिटी आए बोल के मैंने ये वर्डिंग्स दिए हैं इसको, आपको डायरेक्ट में वर्डिंग्स नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या था, फिर उसको डिक्लेयर करना होता है 3 बार साल, इसमें एवरी 3 बार डिक्लेयर करना होता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। शेड्यूल 4 के बाद को कंप्लाई करेगा वो। उसको स्टॉक ऑप्शंस प्रोहिबिटेड है। टेन्यूर रीअपॉइंटमेंट क्या था, 5 साल, फिर 5 साल, फिर 3 साल का कूलिंग पीरियड, सेकंड टर्म कूलिंग पीरियड। अभी जस्ट लाइबिलिटी क्या होती है, कुछ लाइबिलिटी नहीं होती है। वही लाइबिलिटी वही रॉन्गफुल एक्ट के लिए लाइबल है जिसमें कि उसका कंसेंट था, उसका नॉलेज था। ठीक है, वो रोटेशन से अपना रिटायर नहीं लेगा, वो 149(10)(11) को ही फॉलो करना है। ओके, 152 की बात को फॉलो नहीं करेगा ये, कब? रोटेशन के लिए। ओके, आप लोग ये 146 फिर से देखना है तो देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए इसको। ठीक है, ओके, राइट, बाय। जो भी कुछ सजेशन देना है तो कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ओके, राइट, बाय, टेक केयर।